दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दोस्तों, दिल्ली का जंतर मंतर इस समय राजनीति का केंद्र बना है और जिस तरह की खबरें जंतर मंतर से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, मैं खुद मौके पर जा रहा हूं। दिन हो या रात, हमारी टीम लगातार वहां लोगों से बात कर रही है और उस जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको हम कवर कर रहे हैं। लेकिन 20 तारीख को जो हुआ वो देश ने पहली बार देखा कि देश की संसद को घेरना और संसद में घुसने का प्रयास किया गया। कॉकरोच पार्टी जो ये कह रही थी कि हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे, छात्रों का आंदोलन है, केवल नीट परीक्षा लीक को लेकर वो आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन अब जो रूप वहां दिखाई दे रहा है, अगर आप रात को जाएंगे, मैं वहां कल रात को था, धरना प्रदर्शन स्थल के आसपास पूरे क्षेत्र में जिस तरह से अराजकता का माहौल बना हुआ, मतलब किसी को भी आप गोदी मीडिया बताकर पीट दिया जा रहा है, पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं, यहां तक कि पुलिस अफसर को चाकू मारा गया। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसा कभी मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के इतिहास में कभी हुआ हो कि दिल्ली पुलिस के ही एक अफसर को, इंस्पेक्टर को चाकू मार दिया गया। सीआरपीएफ सीएपीएफ के जो जवान हैं उनको घसीटा गया। ये हो रहा है और इस पर जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, राहुल गांधी और केजरीवाल, दोनों अलग अलग तरीके से इस देश में अराजकता पैदा करना और देश में दंगा कराने का मुझे लग रहा है कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप देखिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है और देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं, मुख्य हैं, लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ। वो ये कभी नहीं कह रहे हैं, एक शब्द इस पर नहीं बोले कि ये जो छात्रों के रूप में आंदोलन करने वाले लोग थे, उन्होंने जो बैरियर थे उनको पार करने की कोशिश क्यों की, संसद में घुसने की जिद क्यों की। दूसरी तरफ राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री के घर के बाहर बैठ जाते हैं, जो अति संवेदनशील क्षेत्र है। 1 किलोमीटर के दायरे में कोई गाड़ी लेकर उस सड़क पर रुक नहीं सकता, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के सांसदों के साथ सड़क पर बैठते हैं, बिल्कुल प्रधानमंत्री के आवास के गेट पर। सुरक्षा के पूरे पैरामीटर्स तोड़ दिए गए। अचानक राहुल गांधी पहुंचे थे, किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। हाथ पांव फूल गए एनएसजी के भी, करें तो क्या करें। और ऐसे ही योगेंद्र यादव एक तरफ अभिजीत दिपके के मंच पर कान में फुसफुसाता है अभिजीत दिपके के, दूसरे ही पल वो प्रधानमंत्री के आवास के बाहर जब राहुल गांधी बैठे थे वहां नजर आता है। ये जो योगेंद्र यादव है, ये धरनाजीवी कहलाता है। इसको आपने देखा होगा किसान आंदोलन के समय, ये किसानों को भड़का रहा था। फिर ये जो है आम आदमी पार्टी के साथ, ये इसका तो पहला साथी रहा ही है केजरीवाल का। यानी आम आदमी पार्टी और वामपंथी विचारधारा के लोग जिस तरह से एक्टिव थे, ये तो पहले से दिख रहा था, लेकिन ये भी देश पहली बार देख रहा है कि वामपंथी विचारधारा के लोग और कांग्रेस दोनों एक हो गए हैं और अलग अलग मोर्चों पर पूरे देश का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी के इशारे पर पूरे देश के अंदर कई राज्यों में धरना प्रदर्शन कर कर अराजकता पैदा की जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत इस अभिजीत दिपके के आंदोलन में झोंक दी है। एक तरफ ये कह रहे थे सरकार हमसे बात नहीं कर रही है, सरकार इतनी अहंकारी है कि यहाँ आंदोलन इतने दिन से चल रहा है, तो भाई छात्रों का आंदोलन है, इसमें किसको बुला क्यों नहीं लेते हैं। आपने देखा कि जेपी नड्डा को इस बात के लिए अधिकृत सरकार ने किया और मोदी सरकार ने यह तय किया कि जेपी नड्डा जी क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, भाई इनसे बात करो, जो भी आपकी समस्या है वो बात सरकार तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आप कहोगे हमें तो सरकार गिरानी है, अगर आप कहोगे कि धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, उनका इसलिए इस्तीफा दे दो कि जो है जी उनका पेपर लीक हुआ है, तो फिर जैसे ही इस बात को अगर हम मान भी लें, पहली बात तो जो केंद्रीय मंत्री है उनकी जिम्मेदारी पेपर लीक की है, मानते हैं, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा अपना वक्तव्य जारी किया और उस परीक्षा को फिर थोड़े दिन में ही ठीक से करा भी दिया। तब आपसे आप कहते हो साहब हमसे आके मिले, तो जेपी नड्डा जी घर में मिले तो हमने देखा कि ये जो कॉकरोच पार्टी के लोग हैं ये किस तरह से झूठ फैला रहे हैं। मीटिंग में इनके हाथ में मोबाइल था, वो तो फोटो आ गई और वो फोटो ऐसे ही नहीं आई, फोटो बाकायदा इन्हीं में से एक लोग ने क्लिक की और वो सोशल मीडिया पर डाल दी कि हम जेपी नड्डा से मीटिंग करने गए, सरकार ने हमें बुलाया।
अब वो फोटो डाउनलोड कर ली गई। आजकल सोशल मीडिया में एक से एक दिमागदार लोग बैठे हैं, तो तत्काल उन्होंने वो जो फोटो है उसमें देखा कि अभिजीत दिपके की तरफ से जो 2 लोग भेजे गए थे, दैया और दूसरा व्यक्ति, उनके हाथ में फोन है और इन्होंने बाहर आके झूठ बोल दिया कि हमारे तो फोन बाहर रख दिए थे, हमें तो बात नहीं करने दी। और असली बात क्या थी? असली बात यह थी कि जेपी नड्डा जी के यहाँ गए तो इनको चाय पिलाई गई, फिर चाय के बाद ये तय हुआ कि आप अपनी बात रखिए, जो आपको रखनी है। इन्होंने रखी। उसके बाद बताया जा रहा है कि इन्होंने मजे से लंच किया। नहीं, अभी नहीं। हाँ, हम तैयार हैं। सर, कहाँ पे मुलाकात आपको लगता है? कहीं भी कोई भी लोकेशन? वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारा मंत्रालय। जो ऑफिशियल है सर वहाँ पर आने की ना। ठीक। और बाहर पूरा ये जो आंदोलन था ये अराजक हो गया था। संसद को घेरने के नाम पर संसद के चारों तरफ से हजारों की भीड़ आ गई। पथराव पुलिस पर कर दिया गया, केंद्रीय सुरक्षा बलों पर यह पथराव किया गया और उस पथराव के कारण कुछ लोग, छात्र भी आपस में घायल हुए। पत्थर फेंका जा रहा है, किसी के भी सिर में लगेगा, फिर लाठी चार्ज होगा तो कोई तो पिटेगा। और इनकी जो गिरफ्तारियां हुई इस पूरे अराजकता भरे माहौल से, ये जो 3 प्रमुख नेता हैं कॉकरोच पार्टी के, ये दूर रहे। अभिजीत दिपके ने अपने को जंतर मंतर पर सीमित रखा। हम देख चुके हैं सोनम वांगचुक जो 20 तारीख का कॉल कर रहा था, वो खुद हॉस्पिटल में जाके लेटा था। आप कह रहे हो साहब जबरदस्ती उठाया गया ना। मेरे पास जानकारी है कि जो हमारे देश के गुप्तचर विभाग है उनको ये सूचना मिली थी कि ये जो 20 तारीख का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है, यदि इसमें सबसे आगे सोनम वांगचुक रहा तो भीड़ में जो नक्सलवादी लोग हैं वो उसकी हत्या कर देंगे। और अगर उसकी हत्या हो जाती है सोनम वांगचुक की, उसी के नाम पर पूरे देश में दंगे फैलाए जाएंगे। जो सुरक्षा तंत्र है, इनको जब ये जानकारी मिली इंटेलिजेंस को, उन्होंने तत्काल उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। उसकी पत्नी आपने देखा है ना, जो कोर्ट तक पहुंच गई कि सब पैरामीटर ठीक हैं, उनको क्यों हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। अभिजीत दिपके और सारी पार्टी कह रही थी साहब ये तो बिल्कुल ठीक है, इनको क्यों ले जाया जा रहा है। कारण यही था, कारण बीमारी नहीं, बीमारी तो ठीक थी। और उनसे कोई अगर स्टेज पर बैठकर वो 40 दिन तक धरना कर सकते हैं, वो क्षमता थी उनके अंदर, क्योंकि ये कई बार उन्होंने किया है। अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए वो 30 दिन तक लिक्विड लेते हैं, पानी पीते हैं। वो एक लिक्विड है उनकी बोतल में, क्या वो कवर्ड बोतल थी, उसमें पीते हैं, वो पीते रहते हैं, बॉडी को डिटेक्ट करने की उनकी आदत है। तो 20 दिन में तबीयत खराब नहीं हुई, उनको केवल इसलिए शिफ्ट किया गया क्योंकि उनको वहां से ले जाना भी था और ये भी जाहिर करना था कि उनकी भूख हड़ताल जारी रहे, और हाथ जारी है। अभी भी मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती है। कोर्ट के आदेश से उनकी पत्नी ने एप्लीकेशन डाली कि प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दो, तो वो मेदांता में शिफ्ट है और वहां भी भूख हड़ताल जारी है। तो कोई इस वजह से उनको हटाया गया क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास ये जानकारी आई। लेकिन योगेंद्र यादव सरकार से बात के मुद्दे पर वो कहता है केजरीवाल का बयान आ गया, जेपी नड्डा से बात करके क्या होगा। अभिजीत दिपके का बयान आ गया, जेपी नड्डा से बात करके क्या होगा। हमारे बंदों को तो वहां फोन, अरे भाई फोन नहीं छीना, उनके हाथ में था, उन्होंने कॉल ही नहीं करी, क्योंकि जेपी नड्डा के घर का जाने का बहाना करके वो जो 2 लोग हैं आपके, वो वहां सेफ थे, बैठे हुए थे, ताकि बाहर पब्लिक में हम कहें हम तो साहब मंत्री जी से वार्ता कर रहे थे। अरे वार्ता करनी थी तो पहले जाते ना। आपने लोगों को सड़कों पे उतार दिया, छात्रों को सड़कों पे उतार दिया, उसमें गुंडे घुस गए, और जब गुंडे घुस गए तो वामपंथी तो उसमें से पहले से थे। पीएफआई का जो छात्र विंग है वो उसमें पहले से घुसा हुआ था, और इस तरह से नूह तक के गुंडे आए हैं। ये खबर अब इंटेलिजेंस को लगी है कि नूह के लोग, सीलमपुर, वेलकम, ये जो एरिया है दिल्ली का, यहां के गुंडे वो सब उस आंदोलन में अपना हाथ साफ करने गए थे। जेब कतरों ने जेबें साफ की, मोबाइल चोरी हुए हैं, लोगों की चेन खींची है, पर्स चोरी हो गए, और कुछ लोगों को चोटें लगी है कि उनको एक सूत्री कार्यक्रम है पुलिस को कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि हमने कश्मीर में भी ये पत्थरबाजी देखी है। लेकिन योगेंद्र यादव क्या कहता है आपको बताएं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद हैं, उनका एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बातचीत के अपडेट प्रपोजल पर ये बोल रहे हैं कि सरकार ने कल दोपहर उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के लिए 4 फॉर्मर प्रपोजल भेजे हैं। ये हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए एक स्टैंडिंग जो है
एक्टिवेशन और ये है कि सरकार आपकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय सभी मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार है। बातचीत जेपी नड्डा जी के ऑफिस या घर पर हो सकती है। हम प्रेस्टीज पर नहीं टिके हैं और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी और मैं बातचीत के लिए मौजूद रहेंगे। धीरे धीरे बातचीत के जरिए हम एक सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। स्टूडेंट की भलाई के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सीरीज का एक हिस्सा है। मैं विनम्रता पूर्व आपसे अपील करता हूं कि आएं, बातचीत करें। सुनिए क्या कहा है जितेंद्र सिंह। मैं मीडिया के माध्यम से सरकार की ओर से एक विनम्र अपील करना चाह रहा हूं आंदोलन पर बैठे हुए छात्र बंधुओं से। सरकार की ओर से चर्चा के लिए हम हर समय तैयार हैं। सरकार के दरवाजे खुले हैं। दिस इज अ स्टैंडिंग इन्विटेशन टू ऑल आवर यूथ फ्रेंड्स। आप किसी समय भी कभी भी चर्चा करना चाहें, आपकी सुविधा अनुसार हम चर्चा के लिए तैयार हैं। प्रत्येक विषय को लेकर के, आंदोलन के विषय को लेकर के और उसके साथ साथ जुड़े अन्य विषयों को लेकर के भी चर्चा के लिए सरकार तैयार रहेगी। और जितना समय चर्चा के लिए लाजिम होगा उतना हम देने को भी तैयार हैं। वी डू नॉट स्टैंड ऑन प्रेस्टीज, वी नेवर स्टैंड ऑन प्रेस्टीज। आपके साथ चर्चा में देश के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ नेता श्री जेपी नड्डा जी रहेंगे। उनके हमरा उनके संग मैं भी रहूंगा और धीरे धीरे हम इसी चर्चा के माध्यम से समाधान की ओर बढ़ सकते हैं और समाधान से ही नया रास्ता भी निर्धारित हो सकता है। जहां भी आप कहें, चाहे आप रेजिडेंस पर कहें नड्डा जी की, तो वहां भी चर्चा हो सकती है। अगर आप कहें ऑफिस में, तो ऑफिस में भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा, हमारे लिए ये कोई प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। और श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी कह दूं कि कल दोपहर से लेकर के आज दोपहर तक 4 मर्तबा हमारी ओर से औपचारिक तौर पर ऑफर जा चुका है, पेशकश जा चुकी है इन छात्र बंधुओं से, इनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं बहुत संवेदनशील है इस विषय को लेकर के। उन्होंने जैसे सुबह भी अपने कथन में कहा कि सर्वाधिक प्राथमिकता और इंपॉर्टेंस और महत्व वो देते हैं युवाओं के हितों को। और इसी से प्रेरित होकर के उन्होंने ये निर्णय लिया कि जितने भी पेपर लीक के जिम्मेवार दोषी लोग पाए जाएंगे उनको फास्ट ट्रैक के माध्यम से फैसला होगा, ताकि जल्दी निर्णय हो और एक निर्णायक कार्रवाई भी हो। And this is a part of the series of continuous steps being taken by the government for the safeguard of the welfare of the interest of the students. और इसलिए मैं एक बार पुनः बड़ी विनम्रता से आपसे अपील करता हूं कि आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए और इस परिस्थिति का समाधान निकालने का हम एक ईमानदाराना प्रयास, कोशिश करें। धन्यवाद। सुना आपने, केंद्रीय सरकार की तरफ से सीधा प्रपोजल है, आपके जो भी मुद्दे हैं आइए बैठकर बात करते हैं। लेकिन अभिजीत दिपके किसके इशारे पर यह कह रहा है? हम नहीं जाएंगे, उन्हें ही आना पड़ेगा। यानी उस तरह की बात की जा रही है कि मणिपुर में मोदी को आना पड़ेगा। मणिपुर में आए जहां मिसाइल से हमला करके हम तामझाम कर दें, और ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें बुलाएंगे, हजारों की भीड़ है, केंद्रीय मंत्री है, बात करने के लिए आएंगे। जो लोग पुलिस को नहीं छोड़ रहे, पुलिस से नहीं डर रहे, ये सोचते हैं केंद्रीय मंत्री वहां जाएगा तो ये छोड़ देंगे, ये अटैक करेंगे। और ये चाहते हैं कि अराजकता हो, किसी भी तरह से पुलिस की गोली चले, केंद्रीय मंत्री को पीटा जाएगा। तो क्या जो उनके सिक्योरिटी वाले हैं उनको तो Y+ सुरक्षा मिली हुई है, तो गोली चलेगी। गोली चलेगी तो क्या परिणाम होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन योगेंद्र यादव तो यही चाहते हैं कि सड़क पर फैसला हो। सुनिए योगेंद्र यादव का वीडियो बाकायदा, अमित मालवीय जो IT सेल के हेड हैं बीजेपी के, उन्होंने बाकायदा वीडियो डाला है और वो लिखते हैं कि योगेंद्र यादव कहता है देश का भविष्य संसद से नहीं सड़क से तय होगा और चुनाव से नहीं रेजिस्टेंस से होगा। ये सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं है बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की चेतावनी के बिल्कुल विरुद्ध है। और ये आगे ये कहते हैं कि आप देखिए जिस तरह की बातें ये कर रहे हैं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा शत्रु मतपत्र नहीं बल्कि ये सोच है जो जनादेश को सड़क की अराजकता से पलटना चाहती है। अमित मालवीय के इस एक्स पर योगेंद्र यादव की वो वीडियो डली हुई है, बाकायदा वो BBC को इंटरव्यू दे रहे हैं और BBC इस काम के लिए जाना ही जाता है
कि जो भी भारत विरोधी लोग हैं उनका तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वहां आता है। और ये योगेंद्र यादव को मैंने 20 तारीख को खुद देखा अपनी आंखों से। मैं संसद के बाहर का जो लास्ट बैरियर था वहां पर था और वहां केंद्रीय फोर्स थी, दिल्ली पुलिस थी और योगेंद्र यादव को ये कहा जा रहा था कि आप छात्रों को मनाइए, आपका प्रोटेस्ट हो चुका है, अब संसद मार्ग है, इसको खाली कर दो क्योंकि सत्र चल रहा है। लेकिन ये वहां छात्रों को बिठा रहा था, कोई नहीं जाएगा, नीचे बैठ जाओ, और उकसाने का काम किया। वहां वीडियो बना रहे थे, किसी को रुकना नहीं है, आज इतिहास बनने जा रहा है, और इस तरह की बातें की, छात्रों को उकसाया। उन्होंने बैरियर तोड़ने की कोशिश की तो लाठीचार्ज हुआ, भगदड़ मची, वहां आंसू गैस के गोले चले। तो यही इनकी मंशा है। योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी का फाउंडर मेंबरों में से रहा है, उसके पहले ये पत्रकार रहे हैं, केजरीवाल का खास रहा है। ये बीच में मुझे लग रहा है, जैसा मैंने देखा है क्योंकि मैंने इनको जंतर मंतर पे देखा है, ये आम आदमी पार्टी के नेताओं से टच में है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ देखकर को तो मैं ताज्जुब मान गया कि प्रधानमंत्री के घर के आवास के बाहर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है, कांग्रेस के सांसद वहां मौजूद थे, वहां के सीएम मौजूद थे। कांग्रेस के साथ मैंने कभी बात करते हुए कांग्रेसियों के साथ इनको देखा नहीं, लेकिन वहां पहली बार देखकर चौंक गया। तो मुझे समझ आया कि देश विरोधी ताकतें जो विदेश में बैठी हैं कहीं बाहर से, मुझे लग रहा है अब उन्होंने तय कर लिया कि ये दोनों दलों को एक कर दो। ये जो वामपंथी हैं, ये जो नक्सली है, इनको फंडिंग बाहर से आ रही थी। अब मुझे लग रहा है उन्होंने कहा होगा कि सब मिलकर के अलग अलग तरीके से हमला बोलो सरकार पे, देश में अराजकता पैदा कर दो, तो शायद मोदी की सरकार का इस्तीफा हो जाए, तख्ता पलट हो जाए, ताकि हम ऐसी सरकार हटा पाएं जो भारत की तरक्की कर रही है और भारत को आप देखिए कि हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ चल रही है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। आपकी इस पर क्या राय, कमेंट में जरूर लिखिए और वीडियो ये जरूर शेयर करिए ताकि देश को पता लगे कि इस देश में ये जो विपक्षी पार्टियां हैं किस तरह का षड्यंत्र रच रही हैं और पढ़ने वाले बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के ये अपना इस देश में सत्ता में आने का स्वार्थ साधना चाहती हैं। वंदे मातरम।